गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कैलाश मीणा एक बार और केएम कैरियर पॉइंट के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन प्रोसेस पढ़ी थी, जिसके अंदर एक स्पर्म्स कैसे ओवम को फर्टिलाइज करता है एंड इसके बाद में अपन ने देखा था कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके बाद में अपन ने देखा था कि प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन कैसे होता है। आज अपनी क्लास रहेगी प्लेसेंटा के बारे में रहेगी। प्लेसेंटा के नॉर्मल टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। वेट, साइज, शेप, लेयर्स, फंक्शन क्या रहते, ये सभी चीज़ अपन आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो ह्यूमन प्लेसेंटा होता है, इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी रहती? सबसे पहले देखना, जो प्लेसेंटा होता है वो रहता है डिस्कोइड शेप। प्लेसेंटा की शेप देखिए तो कैसी रहती? डिस्कोइड शेप। डिस्कोइड शेप में होता है डिस्क लाइक शेप। डिस्क लाइक शेप प्रेजेंट रहती है। जो डिस्क होती है, जैसे अपने घरों में डिस्क होता है, छत के ऊपर लगाया जाता है, तो प्लेसेंटा की शेप कैसी रहती है? डिस्क लाइक शेप रहती है। इसके बाद में प्लेसेंटा होती हीमोकोरियन होती। कैसी होती है? सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक से होती है हीमोकोरियन। प्लेसेंटा की सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि प्लेसेंटा एक हीमोकोरियन होती है। इसका मीन्स होता है, हीमोकोरियन मीन्स होता है कोरियन लेयर्स होती है, वो कांटेक्ट होती है किसके? मैटरनल ब्लड के कांटेक्ट में। कैसा? इसका मीन्स होता है कि जो कोरियन लेयर कांटेक्ट विथ मैटरनल पार्ट। जो कोरियन लेयर होती है वो मैटरनल पार्ट से कांटेक्ट रहती है, इसलिए प्लेसेंटा एक हीमोकोरियन होता है। इसके बाद में तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है डेसिडुएट। तीसरी कौन सी थी? डेसिडुएट। डेसिडुएट्स मीन्स होता है कि जो प्लेसेंटा होता है आफ्टर डिलीवरी के बाद में डेसिडुआ से सेपरेट्स होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डेसिडुएट। प्लेसेंटा सेपरेट आउट। प्लेसेंटा क्या होता है? सेपरेट आउट आफ्टर बर्थ। अपन ने अभी तक पढ़ा है कि प्लेसेंटा की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। डिस्कोइड शेप का रहता है प्लेसेंटा, एंड हीमोकोरियन होता है, एंड डेसिडुएट होता है। याद रखना प्लेसेंटा के तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद में अपन देखते हैं कि प्लेसेंटा का डायमीटर कितना रहता है। डायमीटर की बात करें प्लेसेंटा का, तो कितना रहता है प्लेसेंटा का डायमीटर? 15 से लेके 20 सेंटीमीटर। कितना रहता है? 15 से लेके 20 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है CHO लेवल के अंदर, तो याद रखना प्लेसेंटा का डायमीटर पूछे तो 15 से लेके 20 सेंटीमीटर प्रेजेंट रहता है। इसके बाद में अपन थिकनेस की बात करते हैं प्लेसेंटा में, कि थिकनेस क्या रहती है। थिकनेस मतलब सेंटर पार्ट में कितनी थिकनेस प्रेजेंट है। थिकनेस की बात करें तो प्लेसेंटा जो होती है वो थिकनेस होती है 2.5 से लेके 3 सेंटीमीटर। कितनी रहती? 2.5 से लेके 3 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ पे मैं एक जैसे कि प्लेसेंटा बना रहा हूँ। जो प्लेसेंटा रहता है मीन्स यहाँ से क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड शुरू हो जाता, और जो ये थिकनेस होती है यहाँ से यहाँ, तो कितनी रहती है? 2.5 से लेके 3 सेंटीमीटर होती है, यानी मोटाई। यानी प्लेसेंटा की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये जो पेरीफेरी पार्ट होता है, मार्जिन वाला पार्ट होता है, वो क्या होता है? एकदम पतला होता है, थिन होता है, एंड सेंटर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है?
थिक होता है और ये होते हैं अम्लाइकल कॉर्ड कनेक्ट होता है। यहाँ तक क्लियर है कि थिकनेस कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर से लेके 3 सेंटीमीटर थिकनेस इसकी प्रेजेंट रहती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को कौन कौन सी लेयर फॉर्मेशन करेगी। यहाँ पे लिख रहे फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन के लिए 2 पार्ट्स से रिस्पॉन्सिबल होता है। एक पार्ट्स होता है मैटरनल पार्ट्स होता है एंड सेकेंड फीटल पार्ट्स होता है। जो मैटरनल पार्ट्स होता है उसको अपन बोलते हैं डेसिडुआ बेसिलिस। मैटरनल पार्ट्स इसको अपन कहेंगे डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ बेसिलिस। एक होता है फीटल पार्ट, फीटल पार्ट्स इसको बोलते हैं अपन कोरियन फ्रंडोजोम, कोरियन फ्रंडोजोम कहेंगे। यस, जो मैटरनल पार्ट्स होता है डेसिडुआ बेसिलिस उसको 1/5 पार्ट्स होता है। कितना होता है? 1/5 पार्ट्स ऑफ मैटरनल पार्ट्स, यानी मैटरनल पार्ट्स का कितना रहता है? 1/5 पार्ट रहता है। और जो फीटल पार्ट रहता है वो 5/4 पार्ट्स रहता है। 5/4 पार्ट कितना रहता है? फीटल का। मतलब सबसे ज़्यादा पार्ट्स किसका रहता है? फीटल पार्ट का ज़्यादा रहता है। किसमें? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होने में। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि अगर इसका रेशियो देखें, यानी ये मान लो 20% मैटरनल पार्ट्स होता है और कितना होता है? 18% होता है वो फीटल पार्ट्स होता है। यस, हाँ। इसके बाद में अपन देखते हैं कि अगर इसका रेशियो पूछे कि मैटरनल पार्ट्स एंड फीटल पार्ट्स का रेशियो कितना रहता है, तो कितना रहता है? 1:4। याद रखना, प्लेसेंटा फॉर्मेशन के अंदर 2 पार्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं, मैटरनल पार्ट्स एंड फीटल पार्ट्स। जो मैटरनल पार्ट्स होता है उसको अपन डेसिडुआ बेसिलिस होता है, यानी जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसमें एक डेसिडुआ बेसिलिस और डेसिडुआ फंक्शनलिस 2 लेयर्स होती है। जो डेसिडुआ बेसिलिस होता है वो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है और 1/5 पार्ट का फॉर्मेशन करेगा एंड इसको 20% पार्ट अपन मान सकते हैं। फीटल पार्ट में कोरियन फ्रंडोजम या ट्रोफोब्लास्ट भी कह सकते हैं। क्या बोलोगे? ट्रोफोब्लास्ट। ये पार्ट्स होता है वो क्या करता है? फीटल पार्ट का फॉर्मेशन करेगा। 5/4 पार्ट होता है जो फीटल का, वो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेगा। रेशियो पूछे तो 1:4 होता है। यस, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि डेसिडुआ के बारे में बात करते हैं कि क्या होती है डेसिडुआ, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस। इसके बाद में डेसिडुआ क्या होती है? डेसिडुआ के बारे में मैंने बताया था कि ये एक एंडोमेट्रियम ऑफ प्रेगनेंसी। एंडोमेट्रियम ऑफ प्रेगनेंसी किसको बोलेंगे? तो डेसिडुआ कहेंगे। क्लियर? यहाँ तक हेडिंग लिखना, डेसिडुआ। डेसिडुआ सबसे पहली लाइन होती कि ये क्या है? एंडोमेट्रियम ऑफ प्रेगनेंसी। डेसिडुआ एक एंडोमेट्रियम ऑफ प्रेगनेंसी होती है। इसके बाद में अपन डेसिडुआ की 3 लेयर्स होती है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। कितनी होती है? 3 लेयर ऑफ डेसिडुआ। 3 लेयर प्रेजेंट रहती है डेसिडुआ की। सबसे पहली रहती है डेसिडुआ बेसिलिस। कौन सी रहती है? पहली लेयर डेसिडुआ बेसिलिस। इसके बाद में आती है डेसिडुआ कैप्सुलरिस। सेकेंड लेयर होती है कौन सी थी? डेसिडुआ कैप्सुलरिस। डेसिडुआ कैप्सुलरिस सेकेंड लेयर होती है। इसके बाद में थर्ड लेयर आती है डेसिडुआ पेराइटलिस। कौन सी आती है? थर्ड
पेराइटलिस, डेसिडुआ पेराइटलिस। 3 लेयर अपन ने पढ़ी डेसिडुआ की, डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस एंड डेसिडुआ पेराइटलिस। जो डेसिडुआ बेसिलिस होती है वो क्या करती, अटैचमेंट जाइगोट से अटैचमेंट होती। किससे अटैचमेंट होती, अटैच द जाइगोट, जाइगोट से अटैच होती। कौन सी लेयर होती, डेसिडुआ बेसिलिस। इसके बाद में जो डेसिडुआ कैप्सुलरिस होती है वो कवरिंग द जाइगोट, क्या करती, कवरिंग का काम करेगी, किसका, जाइगोट का। क्लियर है यहाँ तक, 3 लेयर पड़ी और ये भी कवरिंग का काम करेगी। 3 लेयर होती है, डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस और डेसिडुआ पेराइटलिस। यहाँ तक क्लियर है, याद रखना डेसिडुआ की 3 लेयर्स होती है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि प्लेसेंटा का वेट कितना होता है। तो हेडिंग लिखना है यहाँ पे, वेट के बारे में बात करते हैं। प्लेसेंटा का वेट कितना रहता है, एवरेज वेट गिने तो 500 ग्राम। कितना रहता है, 500 ग्राम एवरेज वेट होता है प्लेसेंटा का। यस, क्लियर है। या अपन कह सकते हैं 1/6 पार्ट ऑफ फीटल वेट। क्या बोलेंगे इसको, यह एग्ज़ाम में ऐसा नहीं आता। आजकल एग्ज़ाम में कैसे पूछते कि ऐसे पूछते हैं कि 1/6 पार्ट ऑफ फीटल वेट, 1/6 पार्ट ऑफ फीटल वेट। इसका मीन्स होता है कि जितना फीटल वेट होता है, फीटल वेट अपन वेट कितना मानते, नॉर्मल मानते 2.5 से 3 kg। अगर एग्जैक्ट मानने तो कितना मानते, 3 kg। 3 kg के अंदर कितने होते, 3000 ग्राम प्रेजेंट रहते। इसमें अपन 6th पार्ट भाग कर देंगे, 6 पार्ट हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा, कितना आएगा, इसको डिवाइड करेंगे अपन तो आ जाएगा 500 ग्राम। तो इसीलिए इसको अपन 1/6 पार्ट ऑफ फीटल वेट भी कहते हैं। प्लेसेंटा का वेट कितना रहता है तो एग्ज़ाम में आता है 1/6 पार्ट ऑफ फीटल वेट। याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है और ये भी पूछा जाता है। यहाँ तक क्लियर है, सभी को समझ में आया। अगर प्लेसेंटा और फीटस का रेशियो पूछे, अगर प्लेसेंटा क्या, प्लेसेंटा एंड फीटस का रेशियो पूछे तो क्या होता है, 1/6। कितना रहता है, 1/6 होता है। याद रखना, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रेशियो कितना रहता है प्लेसेंटा इज फीटस, तो 1/6 होता है। यस, इसके बाद में अपन सरफेस ऑफ प्लेसेंटा के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, सरफेस ऑफ प्लेसेंटा। हेडिंग लिखना, छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यहीं से क्वेश्चन आता है। सरफेस ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की कितनी सरफेस होती है, कितनी होती है प्लेसेंटा की, 2 सरफेस होती है। एक होती है मैटरनल सरफेस एंड सेकेंड होती है फीटल सरफेस। पहले यहीं पे लिख लेते, एक होती है मैटरनल सरफेस, मैटरनल सरफेस एंड सेकेंड होती है फीटल सरफेस। मैटरनल सरफेस एंड फीटल सरफेस, 2 सरफेस प्रेजेंट होती है। जो मैटरनल सरफेस होती वो डार्क हेमरेजिक स्पॉट कलर की होती है, डार्क कलर की प्रेजेंट रहती है या हेमरेजिक स्पॉट कलर की रहती है। जो मैटरनल सरफेस कैसी दिखती है अपन को, बाहर से अगर विजुअलाइजेशन करें तो डार्क कलर की, कैसी रहती है, डार्क कलर की होती है। या इसको हेमरेजिक स्पॉट्स भी कहते हैं। यानी मैटरनल सरफेस होती है वो डार्क कलर की प्रेजेंट रहती और जो फीटल सरफेस होती है वो ब्राइट कलर की रहेगी। कैसी रहेगी, ब्राइट कलर की रहेगी। क्लियर है यहाँ तक। सरफेस ऑफ प्लेसेंटा के पूछे अगर एग्जाम में कि 2 सरफेस रहती है, एक तो होती है मैटरनल सरफेस। मैटरनल सरफेस मीन्स मैटरनल पार्ट्स की तरफ
जो सरफेस होती, और एक होती फीटल पार्ट्स की तरफ जो सरफेस रहती। तो मैटरनल सरफेस को अपन कैसी दिखती है, तो डार्क कलर की रहती और हेमरेजिक स्पॉट्स पाए जाते हैं, और फीटल सरफेस होती है वो ब्राइट कलर की होती है। यहाँ तक क्लियर है सरफेस। इसके बाद में अपन देखते हैं मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा। नेक्स्ट हेडिंग यहीं पे लिख लेते कि मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की कितनी मेम्ब्रेन होती है, कितनी होती है? मेम्ब्रेन भी 2 होगी, 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट रहेगी। यस, एक होती है एमनियन, सेकेंड होती है कोरियन। क्या होती? पहली होती है एमनियन, सेकेंड होती है कोरियन। एमनियन एंड कोरियन। जो एमनियन लेयर होती है वो इनर लेयर होती है। कैसी होती है ये? कैसी होती है? इनर लेयर होती है। और ये कोरियन होती है वो कैसी होती है? आउटर लेयर होती है। यानी प्लेसेंटा जो फीटस को कवर करके रखती है वो एमनियन करेगी, और फीटस के ऊपर जो एमनियन के ऊपर लेयर होगी वो होगी कोरियन लेयर होगी। यस, तो ये हो गया लेयर के बारे में डिस्कस किया। अपन ने डिस्कस किया अभी कि डेसिडुआ एंडोमेट्रियम ऑफ प्रेगनेंसी की 3 लेयर होती है, डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस और डेसिडुआ पेराइटलिस। वेट होता है 500 ग्राम होती है, या 1/6 पार्ट ऑफ फीटल वेट होता है। इसके बाद में अपन देखा सरफेस ऑफ प्लेसेंटा, मैटरनल सरफेस और फीटल सरफेस। जो मैटरनल सरफेस रहती है वो डार्क कलर की रहती है, हेमरेजिक स्पॉट होती है, यानी अपन बाहर से विजुअलाइज करते हैं तो कैसी दिखती है? डार्क कलर की, रेडिश कलर की थोड़ी दिखेगी। फीटल सरफेस होती है वो कैसी दिखती है अपन को कि वो ब्राइट कलर की दिखेगी। इसके बाद में मेम्ब्रेन्स ऑफ प्लेसेंटा देखा, 2 मेम्ब्रेन होती है, एक होती है एमनियन एंड कोरियन। जो कोरियन होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, और एमनियन होती है वो इनर मोस्ट लेयर होती है। यस, यहाँ तक समझ में है? किसी को कोई दिक्कत? यस। इसके बाद में अपन देखते हैं, ये रब कर देता हूँ। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे फंक्शनल यूनिट ऑफ द प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा की फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है। एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, और जो नए क्लास को वॉच कर रहे नए स्टूडेंट वो एक बार क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हर क्लास टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस क्लास को देख सको। यस, इसके बाद में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द प्लेसेंटा की बात करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसको कहेंगे? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट अपन कोटिलिडोन्स या प्लेसेंटोन को कहेंगे। क्या कहेंगे? कोटिलिडोन, या इसको प्लेसेंटोन भी कहते हैं। कोटिलिडोन या प्लेसेंटोम। ये क्या होती? प्लेसेंटा की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि प्लेसेंटा की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी है, तो कोटिलिडोन एंड प्लेसेंटोन। अब यहाँ पे बात करते हैं कोटिलिडोन कितने रहते हैं। तो नंबर के अंदर देखें तो 15 से 29 नंबर कोटिलिडोन प्रेजेंट रहते हैं, यानी एक प्लेसेंटा के अंदर 15 से लेके 29 कोटिलिडोन प्रेजेंट है। कोटिलिडोन्स क्या होता है? कोटिलिडोन्स मीन्स एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो प्लेसेंटा के ऊपर, जो क्या करते हैं, डेसिडुआ में कनेक्ट होती है। यहाँ जब इम्प्लांटेशन होता है तो वो क्या होगी, डेसिडुआ के अंदर इम्प्लांट होगी, और वहाँ से जाके इसका ब्लड सर्कुलेशन कनेक्ट कर दें। मतलब 2 से 3 से 4 विलाई मिल करके एक कोटिलिडोन का फॉर्मेशन करता है। तो अपन देखते हैं कि स्टीम विलाई देखते हैं कि कितने स्टीम विलाई रहती है। स्टीम विलाई की बात करें अपन, स्टीम विलाई की बात करें तो ये नंबर में कितनी रहती? 60 होती। कितनी? 60 नंबर में स्टीम विलाई प्रेजेंट रहती। नंबर में कितनी रहती? 60 नंबर ऑफ स्टीम विलाई प्लेसेंटा के अंदर प्रेजेंट रहती। यानी 3 से लेके
4 स्टीम विलाई मिल के एक कोटिलीडोन का फॉर्मेशन करेगी, कोटिलीडोन का फॉर्मेशन करेगी। मतलब 3 से 4 स्टीम विलाई मिल करके एक कोटिलीडोन का फॉर्मेशन करेगी। तो कोटिलीडोन की मात्रा कितनी है? 15 से लेकर 29 नंबर ऑफ कोटिलीडोन प्रेजेंट रहता है। जब भी डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद में जो प्लेसेंटा का एग्जामिनेशन किया जाता है, एग्जामिनेशन के दौरान पे क्या किया जाता है, कोटिलीडोन की संख्या को गिनी जाती है। अगर कोटिलीडोन की संख्या थोड़ी बहुत कम मिलती तो वो शायद अंदर रह गई होगी यूट्रस के अंदर, तो बाद में पोस्टपार्टम हेमरेज होने की संभावना हो सकती है। इसलिए कोटिलीडोन की संख्या को याद रखा जाता है। यस, इसके बाद में बात करते हैं स्टार्टिंग ऑफ फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन कि जो फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्टिंग कब होगा? स्टार्टिंग ऑफ फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, स्टार्टिंग ऑफ फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, यानी जब भी इम्प्लांटेशन होगा प्लेसेंटा का डेसिडुआ के साथ में, तो फीटल के साथ में ब्लड सर्कुलेशन कब स्टार्ट होगा? तो ये प्रोसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले बनना प्राइमरी विलाई बनेगी, पहली विलाई बनेगी, थोड़े अंदर जाएगी, सेकेंडरी विलाई बनेगी और टर्सरी विलाई बनेगी। मीन्स अपन प्रोसेस पढ़ेंगे कि कैसे प्राइमरी विलाई कब बनेगी। तो सबसे पहले लिखना कि प्राइमरी विलाई बनेगी, प्राइमरी विलाई होगी वो 13 डे पे बनेगी। कब बनेगी? 13वें दिन पे, फर्टिलाइजेशन से लेके LMP से लेके 13वें दिन पे क्या होगा? प्राइमरी विलाई का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद में आती सेकेंडरी विलाई। जो सेकेंडरी विलाई होती है वो बनती है 16वें डे पे, 16 दिन पे सेकेंडरी विलाई का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों विलाई बनी तो ये दोनों विलाई होगी, तो ये होगी ए वस्कुलर विलाई होगी। क्या होगी? ए वस्कुलर विलाई। इसका मीन्स होता है ए वस्कुलर मीन्स जिसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती। मीन्स समझ लेना कि यहाँ पे मैं बना रहा हूँ जैसे कि ये मायोमेट्री में, और यहाँ पे क्या की यूट्रेराइन आर्टरी, ये यूट्रेराइन आर्टरी है, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है और ये मायोमेट्री। ठीक, अब प्राइमरी विलाई बनी, जैसे प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन हुआ, यहाँ पे देखना कि ये क्या होगा, प्राइमरी विलाई यहाँ तक ही बन रही है। अब सेकेंडरी विलाई बनी तो भी यहाँ तक ही अंदर पहुँच रही है। ठीक है, तो यह ब्लड कैपिलरी तक पहुँच नहीं रही है, प्राइमरी विलाई एंड सेकेंडरी विलाई, इसलिए ये ए वस्कुलर विलाई होती। अब बात करते थर्ड विलाई होती है, वो होती है टर्शियरी विलाई। कौन सी होती? टर्शियरी, टर्शियरी विलाई। जो टर्शियरी विलाई होती है वो क्या होती? 21 डेज पे कंप्लीट हो जाती। कब होगी? 21 डे, 21 डे के अंदर। इस विलाई में क्या होती? वस्कुलर विलाई को होते हैं। क्या होते? वस्कुलर विलाई। वस्कुलर विलाई मीन्स यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। कैसे? जैसे कि ये प्राइमरी में नहीं हुआ था, सेकेंडरी में नहीं हुआ, लेकिन टर्शियरी विलाई क्या करेगी, यहाँ यूटेराइन आर्टरी तक अंदर चली जाएगी। जैसे यूटेराइन आर्टरी में जाएगी तो ये ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे क्या होगा? स्टार्ट हो जाएगा। याद रखना, प्राइमरी विलाई 13 डे पे बनेगी, सेकेंडरी विलाई होगी वो 16वें डे पे होगी। दोनों विलाई ए वस्कुलर होगी, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा यहाँ पे। जैसे टर्शियरी विलाई आएगी 21वें दिन पे, या इसको अपन 3 वीक भी बोल सकते हैं। इस टाइम पे क्या होगा? वस्कुलर विलाई होगी, मतलब यहाँ पे क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन स्टार्टेड। क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन स्टार्टेड यहाँ पे। तो क्वेश्चन बनता है कि फीटो प्लेसेंटल ब्लड सर्कुलेशन कब स्टार्ट हो जाता? तो कब होता? 21 डेज पे या 3 वीक पे। ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, याद रखना। प्राइमरी विलाई का फॉर्मेशन कब होगा? तो 13वें दिन पे होगा। सेकेंडरी विलाई का कब होगा? तो 16वें डे पे होगा। और टर्शियरी विलाई का कब होगा? तो 21 डे पे कंप्लीट होगा। यहाँ तक क्लियर है?
यस, इसके बाद में देखते इम्यूनिटी ट्रांसफ़र, यानी जो कौन सी प्लेसेंटा से कौन सी इम्यूनिटी ट्रांसफ़र होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि एग्ज़ाम में हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है कि बात करते कि मदर के द्वारा प्लेसेंटा के थ्रू फीटस के अंदर कौन सी इम्यूनिटी ट्रांसफ़र होती, कौन सी होती है, IgA, कौन सी होती, सॉरी IgG एंटीबॉडी होती है, इम्यूनिटी होती है, वो मदर के द्वारा फीटस में ट्रांसफ़र होती है, किसके द्वारा, बाय प्लेसेंटा के थ्रू। यस, IgG इम्यूनिटी होती, इसको अपन बोलते हैं कौन सी इम्यूनिटी होती है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। क्वेश्चन आता है कि IgG इम्यूनिटी होती है वो किस टाइप की इम्यूनिटी, किस टाइप की होती है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। प्लेसेंटा के द्वारा कौन सी इम्यूनिटी या एंटीबॉडी का ट्रांसफ़र होता है, तो IgG इम्यूनिटी। एक बात यहाँ पे याद रखना कि जो ब्रेस्ट के थ्रू, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू जो इम्यूनिटी ट्रांसफ़र होती है वो कौन सी होगी, IgA, कौन सी होगी, IgA। ब्रेस्ट मिल्क में भी बात करें, कौन सा मिल्क, कोलेस्ट्रॉम, कौन सा, जो कोलेस्ट्रॉम वाला मिल्क होता है उसके अंदर हायर अमाउंट के अंदर IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती, जो मदर मिल्क में ट्रांसफ़र होती है। ये भी कैसी रहती है, ये भी रहती है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, कैसी रहती है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी रहती है। क्वेश्चन दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं CHO के लेवल पे कि ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा कौन सी इम्यूनिटी ट्रांसफ़र होती, तो IgA। इसके बाद में बात करते हैं प्लेसेंटा के थ्रू कौन सी इम्यूनिटी ट्रांसफ़र होती, तो IgG। यहाँ तक क्लियर है, यस। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इन्फेक्शन, ऐसे कौन कौन से इन्फेक्शन है जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। हेडिंग लिखना, इन्फेक्शन में क्रॉस द प्लेसेंटा, ऐसे कौन से इन्फेक्शन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं। इन्फेक्शन में क्रॉस द प्लेसेंटा, इन्फेक्शन में क्रॉस द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को कौन सा इन्फेक्शन क्रॉस करेगा, या जो इन्फेक्शन क्रॉस करेगा इसका नाम क्या बोलेंगे, या उसको क्या टर्मिनोलॉजी अपन प्रोवाइड करेंगे। यानी जो मदर्स होती है, मदर्स से फीटस के अंदर वाया प्लेसेंटा के थ्रू जो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होते हैं इसको अपन बोलते हैं वर्टिकल इन्फेक्शन करें, क्या बोलेंगे, वर्टिकल ट्रांसमिशन भी कहेंगे, क्या बोलेंगे, वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन क्यों कहेगा, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति यानी हेरिडिटी ये ट्रांसफ़र होता है, वर्टिकल इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होता है, इसलिए इसको वर्टिकल इन्फेक्शन कहा गया, या इसको ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन। याद रखना दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो वह इन्फेक्शन जो फीटस मदर के द्वारा प्लेसेंटा के थ्रू फीटस के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है उस इन्फेक्शन को क्या बोलेंगे, वर्टिकल ट्रांसमिशन कहेंगे या ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन कहेंगे। तो ऐसा कौन सा इन्फेक्शन होगा, मोस्ट कॉमन होता है टॉर्च इन्फेक्शन। कौन सा होता है, टॉर्च इन्फेक्शन, आपने नाम सुना होगा TORCH, टॉर्च इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन ये ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन होता है, याद रखना मोस्ट कॉमन होता है ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन। इसकी फुल फॉर्म भी देख लेना, एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, हरियाणा CHO के अंदर जो एग्ज़ाम अभी रिसेंटली हुआ था कि वहाँ पे कि टॉर्च का फुल फॉर्म पूछा गया था, एक रॉन्ग दी गई थी, सही कौन सा है ये अपन को बताना था। T मतलब होता है टोक्सोप्लाज्मा गोनेडी, T का मीन्स होता है टोक्सोप्लाज्मा गोनेडी, टोक्सोप्लाज्मा गोनेडी, T का मीन्स टोक्सोप्लाज्मा गोनेडी।
ओ का मीन्स होता है अदर वायरस, अदर वायरस। अदर वायरस में जैसे कि HIV आ गए। आर का मतलब होता है रूबेला, रूबेला। आर का मतलब होता है रूबेला वायरस। यस, या रूबेला को अपन जर्मन मीजल्स भी कहते। क्या बोलते? जर्मन मीजल्स, जर्मन मीजल्स भी कहते हैं। सी का मीन्स होता है साइटोमेगालो वायरस। सी का मीन्स क्या होता है? साइटोमेगालो वायरस। सी का मीन्स होता है साइटोमेगालो वायरस। और एच का मीन्स होता है हर्पीस जोस्टर वायरस या हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। क्या होता है? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। यहाँ तक क्लियर? मोस्ट कॉमन ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन कौन सा होता है? तो टॉर्च। टॉर्च में फुल फॉर्म टी मतलब टोक्सोप्लाज्मा गोनेडी, ओ मतलब अदर वायरस, HIV, रूबेला, साइटोमेगालो वायरस और हर्पीस वायरस। ये सभी क्या है? एक वायरस के कैटेगरी में आते हैं। यानी वायरस, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि वायरस होता है इजीली प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। जितने भी वायरस होते वो क्या होते? इजीली प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। साथ में यहाँ पे याद रखना कि जितने भी बैक्टीरिया होते वो बहुत ही हार्डली क्रॉस होते हैं, बहुत ही कम अमाउंट के अंदर प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करेंगे। क्लियर है? याद रखना, वायरस होते इजीली क्रॉस कर जाते हैं किसको? प्लेसेंटल बैरियर को, मतलब मदर के द्वारा फीटस में ट्रांसफ़र हो जाता है वाया प्लेसेंटा के थ्रू। और जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ही कम अमाउंट के अंदर ट्रांसफ़र होते, बट होते ज़रूरी है। इसके बाद में याद रखना, जैसे ऑलमोस्ट जितने भी मेडिसिन्स होती है, जितनी भी मेडिसिन्स होती है वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करती है। जितनी भी मेडिसिन प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करेगी। इसलिए हमेशा याद रखना कि जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती उसको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना एक भी मेडिसिन नहीं लेनी है, क्योंकि वो बच्चों के अंदर जाके टेरिटोजेनिक इफेक्ट कॉज कर सकता है। इसलिए हमेशा डॉक्टर के बिना परमिशन प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। यस, इसके बाद में बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ प्लेसेंटा के बारे में। ब्लड वॉल्यूम कितना रहता है प्लेसेंटा के अंदर? ब्लड वॉल्यूम कितना रहता है? तो बात करते हैं अपन वॉल्यूम ऑफ प्लेसेंटा। हेडिंग लिखना वॉल्यूम ऑफ प्लेसेंटा, वॉल्यूम ऑफ प्लेसेंटा। सभी को पता है प्लेसेंटा के अंदर ब्लड वॉल्यूम कितना रहता है? नॉर्मली 500 ml। कितना रहता है? 500 ml ब्लड वॉल्यूम प्लेसेंटा के अंदर प्रेजेंट रहता है, जिसके अंदर यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं अपन कि जो मैटरनल या फीटल ब्लड वॉल्यूम होता है वो कितना रहता है? 350 ml होता है। वो होता है फीटल ब्लड वॉल्यूम, फीटल ब्लड वॉल्यूम। और जो 150 ml रहता है, 150 ml वो होता है मैटरनल ब्लड वॉल्यूम। कौन सा रहता है? मैटरनल ब्लड वॉल्यूम। मैटरनल ब्लड वॉल्यूम रहता है। क्वेश्चन पूछते हैं कि प्लेसेंटा के अंदर ब्लड वॉल्यूम कितना रहता है या वॉल्यूम ऑफ प्लेसेंटा कितना? 500 ml रहता है। इसके बाद में जो 350 ml इसमें से फीटल ब्लड वॉल्यूम रहता है, जो अम्लाइकल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट रहता है। इसके बाद में 150 ml होता है, वो मैटरनल ब्लड वॉल्यूम होता है, जो इंटरविनस स्पेस के अंदर रहता है। इन दोनों के बीच में एक बैरियर का काम करेगा, यानी मैटरनल ब्लड वॉल्यूम और फीटल ब्लड वॉल्यूम इन दोनों को सेपरेट करके काम करेगा, मतलब एक बैरियर का काम करता है। इसको अपन बोलते हैं सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलेंगे? सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट।
ब्लास्ट। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट एक बैरियर का काम करेगा, किन दोनों, किसके बीच में, फीटल ब्लड वॉल्यूम और मैटरनल ब्लड वॉल्यूम। मीन्स ये एक बैरियर का काम करेगा, मतलब एक सेलेक्टिव चीज़ों को ही ये क्या करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान में, यानी सेलेक्टिव चीज़ों को ही यहाँ से ट्रांसफ़र करेगा। मतलब सेलेक्टिव चीज़ें कौन सी होगी इसमें, जैसे कि मैटरनल पार्ट क्या करेगा, जैसे कि ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीजन को इधर ट्रांसफ़र करेगी फीटल की अंदर की तरफ, और फीटल ब्लड वॉल्यूम आएगा वो क्या कराएगा, जो CO2 गैसेज होती है, जितनी भी CO2 गैसेज होती है वो मैटरनल की साइड में ट्रांसफ़र करेगा। इन दोनों के बीच में बैरियर का काम करता है। समझ में आया यहाँ तक। इसके बाद में अपन एक पॉइंट लिखना यहाँ पे कि प्रेगनेंसी एक कैसी स्टेज होती है। प्रेगनेंसी इज रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस स्टेज है। याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। प्रेगनेंसी इज रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस स्टेज। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेगनेंसी कौन सी स्टेज होती, कौन सी अवस्था होती, एक रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस स्टेट होती है। क्यों होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन की डिमांड प्रेग्नेंट लेडी के अंदर बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ पे जो CO2 का लेवल होगा वो क्या होगा, कम देखने को मिलेगा। मतलब पार्शियल ऑक्सीजन का लेवल तो बढ़ जाएगा और पार्शियल CO2 का लेवल कम हो जाएगा। इसलिए इसको कहा गया कि प्रेगनेंसी एक रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस स्टेज होती है। यहाँ तक समझ में आया। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है बट एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुए, तो इस बात को याद रखना। इसके बाद में अपन देखते हैं, याद रखना कि जो प्रेगनेंसी के कंडीशन में सभी के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, सभी वाइटल साइंस के अंदर, वाइटल साइन के अंदर चेंजेस आते हैं, बट जो रेस्पिरेटरी रेट होती है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलता। जो जितनी नॉर्मल होती है वही रहती है। रेस्पिरेटरी रेट के अंदर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता। लिख लेना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नो चेंजेस इन रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट के अंदर कोई चेंजेस नहीं मिलता है। इसमें नॉर्मल रेस्पिरेशन होती है अपने 16 से लेके 20 ब्रीथ पर मिनट, यही प्रेजेंट रहती प्रेगनेंसी में। रेस्पिरेटरी रेट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा। याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि अधिकतर क्या करते हैं, हर चीज़ बढ़ रही तो रेस्पिरेशन को भी बढ़ा देते हैं, बट रेस्पिरेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं बढ़ेगी। यस। इसके बाद में बात करते हैं अपन अम्लाइकल कॉर्ड। अम्लाइकल कॉर्ड के बारे में बात करते हैं। अम्लाइकल कॉर्ड सभी जानते हैं। अगर इसकी लेंथ पूछे कितनी रहती, 45 से लेके 50 सेंटीमीटर। अम्लाइकल कॉर्ड की लेंथ पूछे कितनी रहती, 45 से लेके 50 सेंटीमीटर होती है। इसके ऊपर एक वाटसन जेली प्रेजेंट रहती। क्या होती, वाटसन जेली प्रेजेंट रहती। वाटसन जेली याद रखना, जेलीनुमा सब्सटेंस होता है जो अम्लाइकल कॉर्ड के ऊपर प्रेजेंट रहती है। इसके बाद में अपन अम्लाइकल कॉर्ड के अंदर कितनी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती हैं, तो ब्लड वेसल्स की बात करें, ब्लड वेसल्स की बात करें तो अम्लाइकल कॉर्ड के अंदर सभी जानते हैं कि 2 आर्टरी एंड 1 वेन। कितनी रहती, 2 तो आर्टरी रहती है और 1 रहती वेन। 1 क्या रहती, वेन। मतलब इसकी बात करें तो 3 ओपनिंग प्रेजेंट रहेगी अम्लाइकल कॉर्ड के अंदर। क्या वास्तव में 2 आर्टरी एंड 1 वेन ही रहेगी? ये किस कंडीशन में अपन बात करें, अगर यहाँ पे कंडीशन दे रखी कि बिफोर 4 मंथ कितनी ब्लड वेसल प्रेजेंट रहेगी,
यहाँ पे याद रखना क्वेश्चन बनता है कि अगर बिफोर कंडीशन दे रखी है उसने कि बिफोर 4 मंथ पे कितनी ब्लड वेसल्स रहती, अगर ये पूछा तो आपको लिखना है वहाँ पे 2 अम्बिलिकल आर्टरी रहेगी, 2 अम्बिलिकल आर्टरी एंड 2 अम्बिलिकल वेन प्रेजेंट रहेगी। 4 महीने से पहले हमेशा क्या रहती, 2 अम्बिलिकल आर्टरी रहती, 2 अम्बिलिकल वेन रहेगी। बट 4 महीने के टाइम पे क्या होता कि यहाँ पे जो राइट अम्बिलिकल वेन होती वो क्या होगी, डिसअपियर हो जाती। क्या होगी, 4 मंथ के बाद में क्या होगी, जो राइट साइड वाली अम्बिलिकल वेन होगी वो क्या होगी, डिसअपियर होगी। डिसअपियर कब होगी, राइट साइड वाली आफ्टर 4 मंथ। क्या होगी, आफ्टर 4 मंथ पे डिसअपियर होगी। क्लियर है, यानी बिफोर 4 मंथ पे क्या होगी, 3 ओपनिंग प्रेजेंट रहती जिसके अंदर 2 आर्टरी और 1 वेन प्रेजेंट रहती। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि आप बिफोर 4 मंथ कितनी रहेगी, तो कितनी रहेगी, 2 आर्टरी और 2 वेन। और आफ्टर 4 मंथ की बात करें तो 2 आर्टरी और 1 वेन प्रेजेंट रहती है। यस, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। हाँ, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि कुछ बेसिक डिफरेंस बात कर देते हैं कि अम्बिलिकल आर्टरी में क्या होता है और अम्बिलिकल वेन। लिखना अम्बिलिकल आर्टरी एंड अम्बिलिकल वेन, दोनों के अंदर कुछ बेसिक डिफरेंट के बारे में अपन देखेंगे कि क्या होता है। सभी जानते हैं कि अम्बिलिकल आर्टरी होती है, जो अम्बिलिकल आर्टरी होती है नंबर में कितनी रहती है, नंबर में कितनी रहती है, 2 इन नंबर प्रेजेंट रहती है, यानी 2 नंबर में रहेगी। अम्बिलिकल वेन कितनी नंबर में रहेगी, 1 नंबर के अंदर रहेगी। यस, इसके बाद में इसका SpO2 की बात करें, HpO2 की बात करें तो अम्बिलिकल वेन आर्टरी के अंदर कितना रहता है और अम्बिलिकल वेन में कितना रहता है, HpO2। अम्बिलिकल आर्टरी की अगर बात करें तो 50 से लेकर 60% HpO2 प्रेजेंट रहता है, 50 से 60%। और वेन की बात करें तो HpO2 रहता वो 18% रहता है, 18% रहता है। इसके बाद में पार्शियल ऑक्सीजन की बात करें तो जो पार्शियल ऑक्सीजन कितनी होती है, पार्शियल ऑक्सीजन की बात करें तो अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर 20 से लेके 25 mm Hg होती, कितनी रहती, 20 से लेके 25 mm Hg प्रेजेंट। पार्शियल ऑक्सीजन कितनी रहती है, 20 से लेके 25 mm Hg। और इसमें बात करें तो कितनी रहती, 30 से लेके 40 mm Hg, सॉरी 30 से लेके 40 mm Hg प्रेजेंट रहती है। इसके बाद में सभी जानते हैं कि जो अम्बिलिकल आर्टरी होती है वो किसको कैरी करती है, कैरी किसको, ऑक्सीजन को करेगी या CO2, कैरी O2 ऑक्सीजन को कैरी करेगी, और ये किसको कैरी करेगी, कैरी CO2 को। यस, क्लियर है। इसके बाद में प्रेशर की बात करें तो जो आर्टरी के अंदर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा रहता है। प्रेशर की बात करें, प्रेशर की तो कितना रहता है, आर्टरी के अंदर 60 mm Hg रहता है, कितना रहता है, 60 mm Hg रहता है एंड 10 mm Hg इसके अंदर रहता है। कितना रहता है इसमें, 10 mm Hg। यस, कुछ डिफरेंस पड़ा अपन ने, अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर नंबर में 2 रहती और अम्बिलिकल वेन नंबर में 1 रहेगी। अम्बिलिकल आर्टरी का SpO2 देखिएगा तो कितना रहता है, 50 से लेके 60 रहता है, और उसका अम्बिलिकल वेन का SpO2 देखेंगे तो 80% रहता है। क्यों इसमें ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहती है। ऑक्सीजन की मात्रा क्यों ज़्यादा रहती,
क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड आता है वो कहाँ से आता है, मैटरनल पार्ट से आता है और फीटल के अंदर जाता है, इसलिए। ठीक है, इसके बाद में ऑक्सीजन की प्रेशर देखिए, पार्शियल ऑक्सीजन तो 20 से 25 mmHg अम्लाइकल आर्टरी के अंदर रहता है और अम्लाइकल वेन के अंदर 30 से लेके 40 mmHg प्रेजेंट रहता है। ये अम्लाइकल आर्टरी होगी वो किसको कैरी करेगी, ऑक्सीजन को, और अम्लाइकल वेन होगी किसको कैरी करेगी, CO2 को। याद रखना एक्सेप्शन में आता है यहाँ पे हमेशा जो अम्लाइकल आर्टरी होती है वो प्योर CO ऑक्सीजन को कैरी करती है और वेन होती है वो हमारी बॉडी के अंदर CO2 को कैरी करती है। इसके बाद में प्रेशर की बात करें तो अम्लाइकल आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा रहता है, क्यों रहता है, 60 mmHg और इसमें 10 mmHg प्रेजेंट रहता है। क्लियर है यहाँ तक? यस। इसके बाद में लास्ट पॉइंट है अपना फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, कि प्लेसेंटा का क्या मेन फंक्शन होता है। ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन और सिलेक्शन, इसलिए क्लास को लाइक करके पढ़ाई करो ताकि आपको भी समझ में आए और हमको भी थोड़ा एनर्जी मिले। ठीक है, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा की बात करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिखना, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा की बात करते हैं तो सबसे पहला फंक्शन होता है, क्या होता है, रेस्पिरेटरी फंक्शन। क्या रहता है, पहला फंक्शन की बात करें, रेस्पिरेटरी फंक्शन। सेकेंड बात करते हैं न्यूट्रिटिव फंक्शन, सेकेंड बात करते हैं न्यूट्रिटिव फंक्शन। और थर्ड बात करते हैं हार्मोनल फंक्शन, हार्मोनल फंक्शन। और फोर्थ बात करते एक्सक्रीटरी फंक्शन। जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा के मुख्यतः 4 फंक्शन होते हैं। पहला होता है रेस्पिरेटरी फंक्शन, न्यूट्रिटिव फंक्शन, हार्मोनल फंक्शन और एक्सक्रीटरी फंक्शन। सबसे पहले अपन बात करते हैं रेस्पिरेटरी फंक्शन। पहले फंक्शन की बात करते हैं रेस्पिरेटरी फंक्शन। सभी जानते हो कि रेस्पिरेटरी में क्या करती, जो मदर होती, मदर से क्या होगा, फीटस में ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होती। प्लेसेंटा के थ्रू क्या हो गया, मदर से ऑक्सीजन फीटस के अंदर ट्रांसफ़र होती और फीटस के अंदर जो CO2 बनी वो वापस कहाँ आएगी, मदर के अंदर। याद रखना, जो मदर के अंदर जो कौन ले जाएगी, अम्लाइकल वेन, अम्लाइकल वेन। ठीक है, अम्लाइकल वेन ऑक्सीजन को ले जाएगी फीटस के अंदर और फीटस से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो जो अम्लाइकल आर्टरी होगी, अम्लाइकल आर्टरी वो क्या करेगी, मदर के अंदर वापस लाएगी। मतलब इस तरीके से रेस्पिरेटरी फंक्शन को कंप्लीट होता है यहाँ पे। इसके बाद में जो रेस्पिरेटरी फंक्शन होता है वो सिंपल डिफ्यूजन मेथड के द्वारा होता है। कैसे होता है, सिंपल डिफ्यूजन मेथड, सिंपल डिफ्यूजन मेथड के द्वारा रेस्पिरेटरी फंक्शन डन होता है। इसके बाद में अपन सेकेंड फंक्शन की बात करते हैं, न्यूट्रिटिव फंक्शन। कौन सा रहता है सेकेंड, न्यूट्रिटिव फंक्शन। न्यूट्रिटिव फंक्शन के अंदर देखते हैं अपन क्या है, तो इसके अंदर कि जितने भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं जैसे कि ग्लूकोज ट्रांसफ़र होता है, ग्लूकोज, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स। इसके बाद में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कुछ मिनरल्स, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड्स, एंड इसके बाद में वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन, ये सभी जो न्यूट्रिटिव फंक्शन होता है, यानी ये कहाँ से, प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में ट्रांसफ़र होते हैं। यानी प्लेसेंटा एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का भी काम करता है। किसको,
फीटस को, इसलिए इसको कहा न्यूट्रिटिव फंक्शन, याद रखना। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं हार्मोनल फंक्शन की। क्या बात करते हैं अपन? हार्मोनल फंक्शन। यस, ये आपको देते हैं यहाँ पे। अपन ने 2 फंक्शन पढ़ा, एक रेस्पिरेटरी फंक्शन, दूसरा पढ़ा अपन ने न्यूट्रिटिव फंक्शन, तीसरा अपन पढ़ रहे हैं हार्मोनल फंक्शन। हार्मोनल फंक्शन, इसमें क्या होता है? हार्मोनल फंक्शन के अंदर 2 टाइप के हार्मोन होते हैं, एक होता है प्रोटीन हार्मोन, एक होता है स्टीरॉयड हार्मोन। क्या होता है? प्रोटीन हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन, और सेकेंड होता है स्टीरॉयड हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन और स्टीरॉयड हार्मोन। जो प्रोटीन हार्मोन होता है इसके अंदर 3 प्रकार के हार्मोन होते हैं। पहला होता है एचसीजी, दूसरा होता है एचपीसी, और थर्ड होता है पीपीए। ये 3 होते हैं वो प्रोटीन हार्मोन होते हैं। और स्टीरॉयड हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन होता है और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। याद रखना, हार्मोनल फंक्शन भी काम करता है, प्लेसेंटा हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, मतलब एचसीजी का प्रोडक्शन होगा एचपीसी, पीए, पीपीए। और स्टीरॉयड हार्मोन की बात करें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। यस, यहाँ तक क्लियर है? हाँ, इसके बाद में अपन देखते हैं एचसीजी यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। क्या होता है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। इसके बाद में एचपीएल मतलब ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एचपीएल है, ठीक है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। एचपीएल मतलब ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये क्या होता है? हार्मोनल फंक्शन होते हैं, यानी इन हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। इसके बाद में अपन देखते हैं लास्ट फंक्शन है, फोर्थ है एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी फंक्शन, एक्सक्रीटरी फंक्शन के अंदर क्या होता है कि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते वो क्या होते हैं? वापस रिमूव होते हैं, यानी फीटल वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो मैटरनल ट्रांसपोजिशन के थ्रू मैटरनल पार्ट्स के अंदर कंटिन्यू हो जाते हैं, मतलब ट्रांसफ़र हो जाते। तो ये अपन ने कुछ प्लेसेंटा के बारे में डिस्कस किया है कि नॉर्मल साइज़, वेट, कलर, लेयर्स और मेम्ब्रेन्स कितनी रहती है, प्लेसेंटा के पार्ट्स कौन से रहते हैं, इनर पार्ट्स, आउटर पार्ट्स। इसके बाद में अपन ने प्लेसेंटा के फंक्शन के डिस्कस किया कि ये रेस्पिरेटरी फंक्शन, न्यूट्रिटिव फंक्शन, हार्मोनल फंक्शन एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है। आई होप क्लास समझ में आएगी। आज अपनी क्लास यहीं पे फिनिश करते। नेक्स्ट अपन प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड की कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ होती है, उन एबनॉर्मेलिटीज़ को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्लास को अगर समझ में आई होगी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जितने ज़्यादा आप शेयर करोगे, जितनी ज़्यादा लाइक करोगे, तो हमको भी उतने ज़्यादा पढ़ाने के अंदर जोश आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लाइक कर दीजिए एक बार। थैंक यू सो मच, थैंक यू।